हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर। जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इतिहास के तमाम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं और अब हम आधुनिक भारत की तरफ आ गए हैं। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रगल है उसके बारे में हम आज टॉपिक कर रहे हैं। जैसे कि स्ट्रगल यानी कि हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो और बहुत सी ताकतें यहाँ पे मौजूद थीं। उन ताकतों से जो संघर्ष किया इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो युद्ध हुए, उन सब के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कब आई, कब इसकी शुरुआत हुई, कब ये बनी, उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं और फिर हम इसके संघर्ष को जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखें ताकि जो है आपका जो एक टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो और इसके बारे में आपकी बेहतरीन समझ बने। और हम कोई भी जो है एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं करने वाले, टू द पॉइंट रहेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ चलिए इसको शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने की। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज़ी व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में की थी। कहाँ की थी? लंदन में की थी। तो 1600 में ये जो अंग्रेज़ी व्यापारी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लंदन में बनी। ठीक। एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्वीन एलिजाबेथ इसमें 10% की शेयर होल्डर थी। तो ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वहाँ की जो रानी थी वो इसमें 10% की शेयर होल्डर थी। ठीक। क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में कंपनी को ईस्ट में व्यापार का एक अधिकार दे दिया, यानी 15 साल तक केवल यही कंपनी लंदन से ईस्ट में अकेले व्यापार करती। यानी कि और कोई कंपनी जो है ईस्ट में व्यापार करने के लिए इनके कंपटीशन में नहीं आती है, अकेली कंपनी जो है यहाँ पर व्यापार करती, ऐसा अधिकार इसको मिला था। बाद में यह टाइम एक्सटेंड होता गया। 1813 में जाकर इस एक्सटेंशन का एंड हुआ। 1813 में जाके इसका एंड हुआ और 1600 अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं कि 1813 में जाकर इसका एंड हुआ। ठीक। तो इस तरह से जो है कई सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अकेले यहाँ पर व्यापार करती रही। कोई दूसरी कंपनी जो है लंदन से नहीं आई इसके कंपटीशन में। तो ये जो है इसका बड़ा फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। ठीक है, 1813 तक। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब हम फिर से आते हैं 1607 की तरफ। 1607 में कैप्टन हॉकिंस, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेंड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। जहांगीर ने इसे सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी। तो मैं आपको बताना यहाँ ये चाह रही हूँ कि 1607 में जो कैप्टन हॉकिंस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आए थे और उन्होंने जहांगीर से, जो मुग़ल पीरियड जब चल रहा था और जहांगीर का शासन चल रहा था, उनसे परमिशन मांगी कि वो यहाँ पर जो है अपनी फैक्ट्री लगा सके और उनको परमिशन मिल गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है वो मिडिवल पीरियड में ही हो गई थी और वहीं से जो है ये बहुत छोटी तादाद में थे और बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे थे, जो कि आधुनिक टाइम में आकर अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक। बट द फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप 1611 एट मसूलीपट्टनम, आंध्र। पहली फैक्ट्री कब बनी? 1611 में मसूलीपट्टनम, आंध्र में। ठीक। फिर उसके बाद जो है इसकी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो लगती चली गई। उसके बाद 1613 में सूरत, गुजरात में, 1632 में बालासोर, उड़ीसा में, 1639 यानी कि 1639 में मद्रास में, 1650 में हुगली में। तो इस तरह जो है यहाँ पर कंपनियाँ धीरे धीरे इनकी फैक्ट्रियों का सेटअप होता चला गया।
1662 में प्रिंस चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड मैरिड प्रिंसेस कैथरीन बर्गेंजा ऑफ पोर्चुगल। 1662 में क्या हुआ, प्रिंस चार्ल्स जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने शादी कर ली प्रिंसेस कैथरीन से, प्रिंसेस कैथरीन बर्गेंजा ऑफ पोर्चुगल, जो पोर्चुगल की क्वीन थी, उनसे शादी कर ली। प्रिंसेस को दहेज में बॉम्बे मिला जो प्रिंस चार्ल्स को के हाथों में पहुंचा। ठीक है, दहेज में क्या मिला, बॉम्बे मिला, इतनी बड़ी जगह उनको दहेज में मिल गई जो कि फिर प्रिंस चार्ल्स के हाथों में पहुंच गई। ठीक, फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। 1667 में चार्ल्स ने बॉम्बे को लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया बॉम्बे को। तभी उसी साल बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री डरी। ठीक है, 1690 में जॉब चारनोक भारत आता है। 3 गांव गोविंदपुरम, सूतनाती, कालीकट, इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता बनाता है। वहाँ 7वीं फैक्ट्री जॉब चारनोक बनवाता है। 7वीं फैक्ट्री कौन बनवाता है, जॉब चारनोक बनवाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह आप ये समझ लीजिए कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बुनियाद जो है यहाँ पे पड़ गई और इतनी सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो अलग अलग टाइम पे यहाँ पे लगी। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे जो है स्ट्रगल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्ट्रगल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एंग्लो बंगाल वॉर के बारे में। ठीक है, एंग्लो यानी इंग्लिश और बंगाल तो आप समझ ही गए। तो ये जो है अंग्रेज़ों और बंगाल के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ फारूक सियार 1717 ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड द फ्री ट्रेड इन बंगाल। क्या हुआ, फारूक सियार के ऑर्डर पे 1717 में बंगाल में फ्री ट्रेड शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, फ्री ट्रेड शुरू हुआ। बिहार एंड उड़ीसा एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूड इन 1756 और ये प्रोसेस जो है 1756 तक चलता रहा। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला फेस्ड अ बिग प्रॉब्लम ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ फारूक सियार। लेकिन फारूक सियार का ये जो ऑर्डर था इसकी वजह से सिराजुद्दौला को जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी कि इस लाइसेंसिंग का गलत इस्तेमाल हो रहा था। क्या गलत इस्तेमाल हो रहा था, बाकी कंपनी भी लाइसेंस का इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए सिराज ने फ्री लाइसेंसिंग बंद करने का ऑर्डर पास किया। तो क्या हुआ कि बाकी कंपनी भी जो है इस लाइसेंस का इस्तेमाल करने लगी और वो भी जो है फ्री ट्रेड करने लगी। उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ट्रेडिंग रोकने से ना खुश थी। लेकिन जब इसको सिराजुद्दौला ने फ्री ट्रेडिंग को रोका तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पसंद नहीं आया। ठीक, तथा उसे समस्या होने लगी। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्री ट्रेडिंग को रोक दिया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस समय व्यापार करती थी यहाँ पर, उसने तो अपने व्यापार को रोक दिया था। लेकिन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस बात से सहमत नहीं थी, खुश नहीं थी। ठीक है, तो होता क्या है, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध जो है इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध हुआ, ये पहला युद्ध था जो कि अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में या बंगाल के बीच में हुआ। पहला युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें सिराज की हार हुई क्योंकि सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है क्योंकि जो मीर जाफर था सेनापति सिराजुद्दौला का, उसने जो है धोखा दे दिया था लास्ट टाइम पे, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों से हाथ मिला रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराज को पालकी में बिठाकर भगाया गया। सिराज को क्या किया, पालकी में बिठाकर भगाया गया कि किसी तरीके से जो है सिराजुद्दौला की जान बच जाए। सिराज को पालकी में भाला मारकर मीर जाफर का बेटा था, उसने हत्या की। उसने क्या कर दिया, सिराज को जो है सिराजुद्दौला को मार दिया। कैसे, उन्होंने एक भाला मारा पालकी के अंदर जिससे जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है,
मीर जाफ़र अब नया नवाब नियुक्त किया गया। 1757 से 60 तक का टाइम है मीर जाफ़र का, ठीक है। नया नवाब नियुक्त कर दिया। मीर जाफ़र ने उपहार के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना डिस्ट्रिक्ट बंगाल दे दिया। ये उसने तोहफे में दे दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि इसके बाद जो है मीर कासिम 1760 से 64 में नवाब बना। ये मीर जाफ़र का दामाद था। कौन था ये? मीर जाफ़र का दामाद था। मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार में बर्दवान, मिर्ज़ापुर एंड छत्तीसगढ़ दे दिया था, ठीक। 1760 में फ्री ट्रेडिंग के लिए लाइसेंसिंग के मिसयूज़ के कारण मीर कासिम ने भारतीयों को भी मुक्त व्यापार यानी कर की छूट दे दी। तो उसने क्या देखा कि जब ये जो फ्री ट्रेडिंग है इसका बाकी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना भारतीयों को भी फ्री ट्रेडिंग की परमिशन दे दी जाए। तो इस तरीके से उसने भारतीयों को भी ये परमिशन दे दी और उनको भी कर में छूट दे दी, ठीक है। फ्री ट्रेडिंग का मतलब क्या था? कर में छूट मिलना। भारत के सामान भी कर मुक्त कर दिए गए। 21 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। अब क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक। क्योंकि अब ये जो मीर कासिम ने ये जो एक्शन लिया था भारतीयों के लिए, जो ये फ्री कर दिया था ट्रेड, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो बक्सर कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। अब ये कर दिया गया। मीर कासिम तथा कंपनी के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। और मीर कासिम जो है वो बिहार से थे और इनके साथ जो और युद्ध में लोग शामिल थे वो थे शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध हैं ये। शुजाउद्दौला कौन है? नवाब ऑफ अवध। और कौन थे इनके साथ? शाह आलम द्वितीय। कौन है? शाह आलम द्वितीय। ये मुग़ल एम्परर हैं। कौन है? मुग़ल एम्परर हैं। और इधर से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मेजर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव, ये दो लोग थे। तो इनके बीच में जो है युद्ध होता है, ठीक। और ये जो बक्सर का युद्ध है ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है इतिहास में, क्योंकि इस युद्ध में हारने के बाद जो है इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फिर दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। और ये बात भी थी कि जो पहला युद्ध हुआ था प्लासी का, उसमें तो धोखे से जीते थे, लेकिन इस वाले युद्ध में जो है इन्होंने बड़े ही चतुराई से और सेना बल से जो है कह सकते हैं कि इन तीनों लोगों को मीर कासिम जो बिहार से थे, और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल बादशाह थे, उन सब की जो इकट्ठी ताकत थी उनको हरा दिया, ठीक है। इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। यहाँ से तय होता है कि भारतीय अब हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाएंगे। क्या तय होता है कि अब जो है हिंदुस्तान पर भारतीयों का राज नहीं हो पाएगा। इस युद्ध में मीर कासिम की रॉबर्ट क्लाइव हत्या कर देता है। मीर कासिम को क्या कर देता है? मार देता है, हत्या कर देता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। गोली उसी की बंदूक से लगी थी। हार के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ऐसी चीज़ें की गई जिससे कि जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बहुत बड़ी ताकत जो है वो आ गई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिटवीन शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला, ट्रीटी किसके बीच में हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम और शुजाउद्दौला। मीर कासिम को तो उन्होंने मार ही दिया था, तो दो लोग बचे थे, तो इनके बीच में जो है ये ट्रीटी हुई थी। चलिए देखते हैं ट्रीटी में क्या क्या प्रबंध किए गए थे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत शुजा को निजामत दे दी गई। क्या दे दी गई? शुजा को निजामत दे दी गई, परंतु दीवानी यानी रिवेन्यू राइट्स जो हैं, दीवानी का अधिकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। इससे धन सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जा रहा था, ठीक। डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत पहली बार रॉबर्ट क्लाइव द्वारा भारत में की गई। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि डुअल गवर्नमेंट किसने शुरू की थी? तो आप बता सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी, ठीक है। 1765 से 1772 तक जो है ये डुअल गवर्नमेंट चली। ट्रीटी के तहत शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस ना भेजकर इलाहाबाद के किले में कैद रखा गया, ठीक है। राजा को जो है कैद रखा गया।
इलाहाबाद के किले में और दिल्ली वापस नहीं भेजा गया। ठीक है, फिर क्या होता है, महाजी सिंधिया जो महान मराठा के तौर पर जाने जाते हैं, शाह आलम को रिहा करवाता है। शाह आलम द्वितीय को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 23 लाख सालाना की पेंशन दी जाने लगी। ठीक है, ये पेंशन जो है वो तय कर दी। शुजा उद दौला को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फंड्स में 56 लाख सालाना देती थी, जिससे तीनों जगह बंगाल, अवध, उड़ीसा को चलाना था। ये धन बहुत कम था, तीनों जगह को चलाने के लिए धन क्या था, बहुत ही कम था। तो इस तरह की ट्रीटी जो है वो की गई, जिसमें जो है पक्ष जो है वो सारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ झुका हुआ था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बहुत सारे जो है क्या कह सकते हैं कि दीवानी राइट्स मिलने से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी स्ट्रांग हो गई। और आगे फिर इतिहास में ये फिर जो है इनकी ताकत बढ़ती ही चली गई। अब इसी लेक्चर में आप देखेंगे कि कैसे कैसे करके इन्होंने तमाम ताकतों को हराया और पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्ज़ा जो है वो कर लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एंग्लो मैसूर युद्ध की। एंग्लो मैसूर युद्ध हुए, जब प्लासी और बक्सर का युद्ध हो गया और हिंदुस्तान में इनके कदम जम गए, उसके बाद जो है धीरे धीरे इनके और भी लोगों से युद्ध होते रहे। जैसे कि पहला जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एंग्लो मैसूर युद्ध में। तो ये 1767 से 1769 ईस्वी तक जो है ये युद्ध चला था, पहला युद्ध था एंग्लो मैसूर युद्ध का। और ये किसके बीच में हुआ था, हैदर अली वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। तो पहले में क्या हुआ, इनकी हार हो गई। फिर मद्रास की संधि की गई, मद्रास की संधि कर ली क्योंकि हैदर अली की जीत हुई थी। तो इसमें जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर संधि कर ली और संधि का नाम क्या था, मद्रास की संधि। डिक्टेटेड बाय हैदर अली, किसने डिक्टेट की थी, हैदर अली ने, क्योंकि हैदर अली जो है इसमें विजयी रहे थे। आफ्टर दिस वॉर हैदर अली completely focuses on the development of मैसूर। for this he set up गन पाउडर फैक्ट्री। इसके बाद जो है संधि होने के बाद उन्होंने पूरा ध्यान अपना जो है मैसूर के विकास पर और उसके डेवलपमेंट पर लगा दिया और उन्होंने इसके लिए वहाँ पर एक गन पाउडर की फैक्ट्री जो है वो सेटअप की। इट वॉज सेटअप दिंदीगल तमिलनाडु, यहाँ पर जो है वो लगाई गई थी तमिलनाडु में। ठीक, फिर दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, क्योंकि अंग्रेज शांत तो बैठने वाले थे नहीं, तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 तक चलता है ये। स्टार्टिंग हैदर अली बट 1782 हैदर अली डाइड। तो दूसरा एंग्लो युद्ध जब शुरू हुआ था तो ये हैदर अली के द्वारा शुरू हुआ था, लेकिन हैदर अली जो है 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड ड्यू टू कार्बन डिजीज़, और इनको जो है कोई कार्बन डिजीज़ हो जाती है, ये एक स्किन प्रॉब्लम है, स्किन कैंसर है, वो हो जाता है जिसकी वजह से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। वॉज कंटिन्यू बाय टीपू सुल्तान, तो फिर ये युद्ध जो है टीपू सुल्तान के द्वारा कंटिन्यू रखा जाता है। ठीक है, मैंगलोर की संधि होती है। अब क्या होता है, मैंगलोर की संधि हुई जिसके साथ ये युद्ध रुक गया। इसमें क्या है, मैंगलोर की संधि करके युद्ध जो है वो रोक लिया और ये निर्णय लिया गया कि जो जहाँ तक पहुँचा है वो वहीं रुक जाए, यानी कि स्टेटस को जो है वो स्थिति हो गई, यानी कि युद्ध विराम जो है एक तरीके से संधि के द्वारा लगा दिया गया और दोनों जो लोग हैं वो अपने अपने ही जगह पर जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ पर रुकेंगे, इसका फैसला कर लिया गया। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। Once again after this war Tipu focuses on development of Mysore and this time he was helped by French governor Dupleix। तो इस टाइम क्या हुआ, युद्ध विराम लग गया था और दोबारा से टीपू सुल्तान ने क्या किया, फोकस किया मैसूर के डेवलपमेंट पे और इस बार जो है मैसूर के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे थे टीपू सुल्तान को फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। कौन, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी रुचि दिखाई एवं जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। फिर तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 में
और ये किसके बीच में होता है? ऑब्वियस सी बात है, टीपू सुल्तान के बीच में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन लड़ रहा होता है ये युद्ध इस टाइम? ये लड़ रहा होता है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई। टीपू की राजधानी श्रीरंगापट्टनम होगा, ये पट्टिनम नहीं होगा। ठीक है, पट्टनम में संधि हुई। श्रीरंगापट्टनम संधि हुई। कौन सी संधि हुई? श्रीरंगापट्टनम संधि हुई। और इस संधि में क्या कहा गया? वॉर इंडेमनिटी, युद्ध का हर्जाना 3,30,00,000 टीपू सुल्तान से लिया गया। ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट जो है टीपू सुल्तान से ली गई। 50% ऑफ टेरिटरी गिवन टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 50% टेरिटरी यानी कि जो क्षेत्र था वो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर्जाने में दिया गया। जब तक संधि की दोनों शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक टीपू के 2 छोटे बेटों को कॉर्नवालिस के कब्जे में रखा गया। कॉर्नवालिस ने उनको अपने कब्जे में रखा कि पहले ये 2 शर्तें जो हैं वो पूरी हों, उसके बाद जो है उनके बेटे को रिहा किया जाएगा। ठीक, टीपू के दोनों बेटों को रिहा करते समय जब ये संधि पूरी हो गई और जब टीपू के दोनों बेटों को रिहा किया तो कॉर्नवालिस ने एक लाइन कही थी, सन ऑफ लायन इज ऑलवेज अ लायन, यानी शेर का बेटा हमेशा शेर ही होता है। तो ऐसी बात जो है उन्होंने कही थी, यानी कि बेटे जो है वो उनके काफ़ी बहादुर थे। दोनों बेटों को रिहा करते समय उन्हें उपहार के तौर पर 2 सोने की घड़ी दी थी। क्या दी थी? 2 सोने की घड़ी दी थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है? 1798 लॉर्ड वेलेस्ली नया गवर्नर बनता है। अब तक तो कौन था? कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस की जगह अब लॉर्ड वेलेस्ली जो है नया गवर्नर बनता है तथा सहायक संधि की नई पॉलिसी शुरू करता है। किसकी? सहायक संधि की। ये नाम आपको याद रखना है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये संधि जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट संधि थी। इससे जो है बहुत ज़्यादा पावर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गई, वो आपको पता चलेगा कैसे। इसके तहत ये सेना की टुकड़ी नवाब की सहायता के लिए देंगे। क्या? सेना की टुकड़ी देंगे नवाब की सहायता के लिए। ये सेना की टुकड़ी नवाब या सुल्तान की रियासत में ही रहेगी। इस संधि के तहत नवाब या सुल्तान किसी दूसरे के साथ कंपनी की स्वीकृति के बिना रियासतों में किसी नीति को लागू करना अथवा विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित करना मना था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने जब सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू को दिया तो उसने इनकार कर दिया। तो आप देख रहे हैं इसमें शर्तें किस तरह की है। ये सारी शर्तें जो है ऐसी हैं कि उसके बाद जो है पूरा नियंत्रण जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों में आ जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता। इसलिए टीपू को जो है ये सहायक संधि जो है वो मंजूर नहीं थी और उसने इनकार कर दिया। इनकार करने पे क्या होता है आगे देखिए। टीपू के ना कहने पर वेलेस्ली चुपचाप चला जाता है तथा टीपू के पैलेस के इंचार्ज मीर सद्दीक को अपने साथ मिलाकर टीपू को मारने की साजिश करता है। टीपू को खाने में नशे का कुछ देकर रात को उसके महल के दरवाजे खोलकर चुपके से वेलेस्ली को बुलाकर हत्या करवा देता है। क्या करता है? चुपके से, मतलब एक उसने साजिश रची और उस साजिश में चुपके से जो है टीपू को खाने में नशा दिया और फिर बाद में वेलेस्ली को बुलाकर उसकी हत्या करवा दी, टीपू सुल्तान की हत्या करवा दी। तो इस तरीके से धोखे से जो है टीपू सुल्तान को मारा गया। सो टीपू वॉज किल्ड बाय वेलेस्ली विद द हेल्प ऑफ इंचार्ज ऑफ पैलेस मीर सद्दीक। तो टीपू सुल्तान को मार दिया गया वेलेस्ली के द्वारा और उसमें उसकी मदद किसने की थी? जो पैलेस का महल का इंचार्ज था मीर सद्दीक, उसने मदद की थी। अब मैसूर के साथ सहायक संधि हो जाती है। अब टीपू सुल्तान तो रहा नहीं, फिर जो है मैसूर के साथ सहायक संधि हो जाती है और इस तरह जो है बहुत कंट्रोल जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस जगह पर आ जाता है मैसूर पर, क्योंकि इनकी सेना जो है वहाँ पर पहुँच जाती है और सेना पहुँच जाती है तो पूरा कंट्रोल फिर इनका रहता ही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंग्लो मराठा युद्ध।
अब इसके बाद जो है एंग्लो मराठा युद्ध होते हैं। तो अभी तक हमने प्लासी का युद्ध देखा, बक्सर का युद्ध देखा, एंग्लो मैसूर युद्ध देखे, और अब हम आ गए हैं एंग्लो मराठा युद्ध पे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के भी युद्ध हुए थे, और देखते हैं पहला युद्ध किस तरह का रहा, क्या सब उसमें हुआ। तो पहला युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। वॉरेन हेस्टिंग उस समय पर था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ जिसमें मराठा के साथ सालबाई की संधि पुणे महाराष्ट्र में की गई। कौन सी संधि की गई? सालबाई की संधि। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ट्रीटी ऑफ सलबाई के बारे में आ जाता है कि ये किसके बीच में हुई थी? तो एंग्लो और मराठा के बीच में हुई थी। कहाँ, तो क्या इसमें क्या कुछ कहा गया था, वो अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें तय किया गया कि 20 साल तक मराठा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शांतिपूर्ण संबंध बनाकर रखेंगे, यानी कि इनके बीच में जो है मराठा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है शांतिपूर्ण संबंध रहेंगे 20 साल तक, ऐसा तय किया गया। ऐसा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसलिए किया क्योंकि इस समय वो अपना मुख्य शत्रु टीपू सुल्तान को ही मानती थी और पूरा ध्यान उसी को हराने में तथा ख़त्म करने में लगाया। जैसे कि आपको पता है कि टीपू सुल्तान को बाद में मार दिया गया। फिर दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 1806 तक चलता है। परंतु टीपू सुल्तान के मरते ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सालबाई संधि को खुद ही तोड़ दिया और मराठाओं से युद्ध करने लगे। जो 20 साल का उन्होंने कहा था कि 20 साल तक हम शांति से रहेंगे, उस संधि को इन्होंने खुद ही तोड़ दिया। मराठाओं से इनका युद्ध जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। स्लोली डिफरेंट मराठा साइंड सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो है धीरे धीरे वो तमाम जो मराठा थे बाकी, उन्होंने धीरे धीरे इसको साइन करना शुरू कर दिया। सब्सिडरी अलायंस में बता दूं आपको, यहाँ सहायक संधि को ही कहा जा रहा है। सहायक संधि को इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, ठीक है। 1817-18 में मराठाओं पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरोप लगाया कि उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पिंडारियों यानी लूटपाट करने वाले, पिंडारी कौन है? लूटपाट करने वाले की मदद की है। इसी कारण तीसरा युद्ध हुआ। तो फिर उन्होंने जो है मराठाओं पर ये कहा आरोप लगाया कि उन्होंने जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पिंडारियों की मदद की है, और इसलिए जो है तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। अब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या कुछ हुआ। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817-18 मराठों ने हार मान ली और सरेंडर कर दिया, हार मान ली तो। और अब मराठों के सारे क्षेत्र महाराष्ट्र, एमपी जो है, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। ये सारे इलाके जो है मराठाओं के किसके पास चले गए? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले गए। अब कुछ जगहें बची थी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सारी जगहों पर सिख फैले हुए थे। कौन फैले हुए थे? सिख फैले हुए थे। और अब इनका भी नंबर आता है, और अब होते हैं तो एंग्लो पंजाब युद्ध अब यहाँ पर होते हैं। 1814 से 49 में पंजाब में रणजीत सिंह का नियंत्रण था। अफगानिस्तान को हराकर रणजीत वहाँ से कोहिनूर वापस ले आता है। कोहिनूर के बारे में आप जानते ही होंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक कीमती हीरा था। तो वो जो है रणजीत सिंह के पास था इस टाइम, जो कि उन्होंने अफगानिस्तान को हराकर वहाँ से वापस लिया था, ठीक है। 1820 में महाराजा रणजीत सिंह और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध के पश्चात अमृतसर की संधि होती है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश कभी भी सतलुज नदी को पार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सतलुज नदी को कभी पार नहीं करेंगे, ठीक है। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके 7 वर्षीय पुत्र महाराजा दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया जाता है, और सबसे ये छुपा के रखा जाता है कि रणजीत सिंह की मृत्यु हुई है। क्यों छुपा के रखते हैं? क्योंकि इससे क्या है, एकदम से अफरा तफरी फैल सकती थी, या जो है दूसरी ताकतें गलत इस्तेमाल इसका उठा सकती थी, क्योंकि सब ये सोचते कि अब तो रणजीत सिंह जो हैं वहाँ के ताकतवर जो राजा थे वो नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते, तो इसलिए जो है इस बात को छुपा के रखा गया।
दिलीप सिंह की कम उम्र के कारण उसके नाम पर दिलीप की मां जिंदाबाई शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं, परंतु उसको भी शासन चलाने का ज्ञान नहीं होता, तो उसकी मदद करते हैं लाल सिंह और तेजा सिंह। कौन मदद करते हैं? लाल सिंह और तेजा सिंह। ठीक है। दो राजधानी थी रणजीत सिंह की, एक थी लाहौर तथा अमृतसर, इन दो जगहों पर राजधानी थी, इसलिए दो व्यक्ति मदद के लिए थे इन दोनों जगहों को देखने के लिए, लाल सिंह और तेजा सिंह। 1845 से 46 में लाल सिंह और तेजा सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर हाथ मिला लेते हैं। तो ये जो जाकर हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि फिर से जो क्या होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में जो है स्थिति हो जाती है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट एंग्लो पंजाब युद्ध होता है 1845 से 46 में। इस युद्ध में षड्यंत्र के कारण पंजाब की हार होती है। षड्यंत्र हो गया था ना, लाल सिंह और तेजा सिंह मिल गए थे इनके साथ। फिर लाहौर की संधि होती है, हर्जाना दिया जाता है 1.5 करोड़ का। ठीक है, कितना? 1.5 करोड़ का हर्जाना दिया जाता है। और पंजाब 50 लाख नकद दे देता है। 1 करोड़ की बदली हज़ारा कश्मीर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ठीक है, ये जगहें हैं, वो कश्मीर को दे देता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हज़ारा को रख लेती है तथा कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को बेच देती है। किसको बेच देती है? गुलाब सिंह डोगरा को बेच देती है। पंजाब से कोहिनूर भी ले लेती है तथा उसे भी गुलाब सिंह डोगरा को बेच देती है। कोहिनूर लेकर भी उसको भी बेच देती है। अच्छा, फिर क्या होता है? यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ कि मैं आपको ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट और ऐसी इम्पोर्टेंट नॉलेज दे रही हूँ कि जो आप बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत बुक खंगालनी पड़ेगी, तब जाके शायद इनमें से कुछ चीज़ें आपको फिर भी ना मिले। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कॉन्क्रीट फॉर्म में टू द पॉइंट यहाँ पे दे रही हूँ, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इसको जो है बहुत ध्यान से याद रखना। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी में आपको हेल्प करेगा। और अगर आप समझना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पे अपने पैर जमाए, तो उसको समझने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इतिहास का एक हिस्सा है जो मैंने एक ही लेक्चर में आपके लिए कंबाइन करके आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पंजाब को कहा जाता है कि वो अपनी सेना 50% कर दे, यानी आधी कर दे। ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं फर्स्ट एंग्लो पंजाब युद्ध में। चलिए अब आते हैं हम सेकंड एंग्लो पंजाब युद्ध की तरफ। ये 1848 से 49 में होता है। तो पंजाब पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने संधि का पालन नहीं किया तथा सेना आधी नहीं की, इसी कारण युद्ध होता है। इस बार भी लाल सिंह और तेजा सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते हैं तथा पंजाब पराजित हो जाता है। तो इस तरह जो है पंजाब क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और एक बार फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो जीत होती है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण युद्ध जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हुए। ये तमाम संघर्ष जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चला, और फिर धीरे धीरे करके जो है एक तरीके से हम देखते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जो है वो भारत में जमा लिया। लगभग जितनी भी ताकतवर शक्तियाँ थी उनको जो है अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ सलबाए जो है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, और उसके साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट आप देखते हैं कि वो सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, वो करके जो है बहुत ज़्यादा रियासतों को कमज़ोर कर दिया गया और वहाँ पर जो है अपनी सेना को एक तरीके से जमा दिया गया। तो इस तरह की नीतियाँ जो हैं वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिली और आपको अच्छी तरह समझ भी आई होगी। मैं इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, तभी जाके जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती हैं। और
वरना तो फिर सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाता, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती आप तक। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर इस लेक्चर को जो है समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से जो है अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलूँगी आपसे एक नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन। और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।